जल्दी लिखवा सकता है, कोई नहीं लिखवाएगा? जी, कोई एक स्टूडेंट लिखवा दे। सर लिखें। क्वेश्चन नंबर 5 लिखवाइएगा। यस सर। जी। x1 प्लस 5x2 x1 प्लस 5x2 प्लस 3x3 प्लस 3x3 इज इक्वल टू व्हाट? 0। ठीक है। 5x1 प्लस 5x1 प्लस x2 x2 माइनस लैम्डा x3 माइनस लैम्डा x3। इज इक्वल टू 0। ओके। x1 प्लस 2x2 x1 प्लस 2x2 प्लस लैम्डा x3 प्लस लैम्डा x3 इज इक्वल टू इज 0। इक्वल टू 0। ठीक। अच्छा, मैं ना वो वाला स्टेप स्किप करूंगा, मैट्रिक्स ए लिखना, बी लिखना और एक्स लिखना ना। मैं डायरेक्ट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखूंगा आपके सामने, सारे बच्चे सुनेंगे। द मैट्रिक्स विल बी 1 5 एंड 1, 5 1 एंड 2, दैट इज 3 माइनस लैम्डा एंड लैम्डा। अच्छा, कोई स्टूडेंट मुझे ये बता सकता है कि अगर मैं इसको एशेलन फॉर्म बनाने लगा हूं तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए? जी, कोई स्टूडेंट फीलिंगली सर बताना चाहे तो। सबसे पहले व्हाट आर 5। द, हाँ, 5 की जगह 0 बनाऊंगा तो लिखूंगा मैं R2 माइनस 5R1, ऐसा होगा ना? और अगर इसकी जगह 0 बनाऊंगा तो लिखूंगा R3 माइनस R1। बच्चों, यहाँ कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी स्टूडेंट को? नहीं सर। अच्छा, R1 में ना कोई चेंज नहीं आने लगा, नहीं आएगा चेंज। R2 में 5 माइनस 5 0, 1 माइनस 25, that would be minus 24, एंड माइनस लैम्डा माइनस 15, यहाँ लिख दूंगा माइनस लैम्डा माइनस 15। और ये वाला 0 अपनी जगह, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 5 माइनस 3 एंड लैम्डा माइनस 3। सो यहाँ लैम्डा माइनस 3 इंटू 0 एज इट इज। बच्चे, ये बात क्लियर है? यस कोई सर। स्टूडेंट बता सकता है व्हाट इज द नेक्स्ट टारगेट? एक्सक्यूज मी सर। जी, एक्सक्यूज। सर हम लोग पहले डिटर्मिनेंट लेके लैम्डा की वैल्यू फाइंड करके फिर कर सकते हैं ना? हाँ, कर सकते हैं, मैं वो मेथड नहीं करा रहा, वो दैट इज कॉल्ड के इफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो, द होमोजेनियस हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। मैंने वो मेथड क्योंकि उस क्वेश्चन में नहीं कराया तो यहाँ भी वो नहीं करा रहा। ठीक है। ठीक है। यस सर। अच्छा, व्हाट इज आवर नेक्स्ट टारगेट, कोई स्टूडेंट बता सकते हैं? सर -24 की जगह हमने 1 बनाना है। हाँ, एग्जैक्टली वन। R2 ओवर -24। यस, एग्जैक्टली। भाई, बाकी स्टूडेंट्स भी साथ साथ बोला करें। हमारे पास बन जाएगा, यहाँ मैं लिखूंगा R2 डिवाइडेड बाई -24। तो बच्चों, मेरे पास बन जाएगा ये 0 1। अच्छा, जब -24 से डिवाइड करूंगा तो माइनस को कॉमन लेके ना खत्म कर देता हूँ, तो लैम्डा प्लस 15 डिवाइडेड बाई 24। और ये वाला 0 अपनी जगह, 0 अपनी जगह पे है, -3 अपनी जगह पे है, और लैम्डा -3 भी अपनी जगह पे। क्लियर है बच्चों बात? बोलें। यस सर। सर ये लैम्डा के साथ सारा प्लस वाले जो ये वापस समझा देंगे? हाँ, यहाँ से देखें, माइनस को कॉमन लिया है ना, माइनस को, तो जी यूं हो सर। जाएगा माइनस लैम्डा प्लस 15 डिवाइडेड बाय -24। तो माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा ना, सो यू आर लेफ्ट विद दैट वैल्यू। ओके, ओके सर। सही। चलिए सर बताएं, नेक्स्ट टारगेट। जी साहब, पूछें।
सर आपकी आवाज आज बहुत ही ज्यादा कम आ रही है, शायद आपका वॉल्यूम कम हुआ है। सब बच्चों की तरफ प्रॉब्लम है। नो सर। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मेरी सेटिंग कांस्टेंट रहती है, मेरा माइक एक जगह पे फिट है। आप कुछ बेहतर हुई है? जी सर, अब ठीक हुई है। अच्छा, हालांकि मैंने चेंज कुछ किया ही नहीं। पता नहीं सर, अच्छा वो, कभी इसके अंदर आवाज एकदम तेज आने लग पड़ती है और हाँ कभी इसके वो अंदर मुझे लो। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा सुनिएगा बच्चों, बात आपको समझ तो यहाँ तक तो आई है ना? तो जी सर, आ गई है। अच्छा, सारे बच्चे बड़ी ही तवज्जो के साथ सुनेंगे। मैं इस -3 की जगह 0 बनाने लगा हूँ। इस -3 की जगह 0 बनाना ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। द रीजन इज दैट कि इसके अंदर ना लैम्डा इन्वॉल्व है। तो सारे ही बच्चे बहुत ज्यादा तवज्जो के साथ सुनिएगा। यही इसका लास्ट स्टेप है जहाँ से गलती भी होती है, और यही इंपॉर्टेंट है। रो 2 विल बी अनचेंज्ड विदाउट एनी चेंजेस। एक स्टूडेंट के पास कैलकुलेटर होना चाहिए और वेरी फास्ट कैलकुलेशन उसको करनी होगी। मुझे ये बताएं कि मैं 0 बनाने के लिए ना यहाँ लिख दूंगा R3, जिसकी जगह 0 बनाना है R2 को यूज करके करूंगा ना। सो माइनस टू +3 R1 2। प्लस 3R1 ठीक सर। हो गया बच्चों? अच्छा, यहाँ हो जाएगा 0, ये तो 0 ऑलरेडी है। ये हो जाएगा 0, और इसकी जगह जरा देखिएगा। यही मैं बात आपको कहने वाला था कि यहाँ कॉम्प्लिकेशन देखिएगा। λ-3 एज इट इज, इसको ना मैंने 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 से मल्टीप्लाई करना है, यूं। सही। अच्छा, मैं ना इसका एलसीएम ले लेता हूँ, जो कि आएगा 24। पता है मेरे पास बनेगा क्या बच्चों? मेरे पास बनेगा 24 λ माइनस, कोई बच्चा मुझे जरा 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे। 72 72। हाँ 72 +3 λ एंड +75, ओ सॉरी 45, एंड डिवाइडेड बाय 24। अच्छा, आप लोग बच्चों मुझे 1 मिनट के लिए 24 +3 कर दें तो 27 होगा। 72 में से 45 माइनस कर 27। 27 λ, इधर देखिएगा, ये आ चुका है 27 λ -27 डिवाइडेड बाय 24। तमाम बच्चों को ये कैलकुलेशन समझ आ गई, और यहाँ 0 अपनी जगह पे। क्लियर है ना बच्चों? ये कैलकुलेशन समझ आ गई। ये मैंने कैलकुलेशंस की लैम्डा को लेके। अच्छा, मैंने ना, उन्होंने मुझसे ये डिमांड की है, जो अभी पॉइंट समझाने लगा हूँ, दैट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने मुझसे डिमांड ये की है कि आपने ना नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट करना है। मेरे पास अभी जो मैट्रिक्स आपके सामने लिखा हुआ है ना, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज 3 है। कितनी है बच्चों नंबर ऑफ रोज? सारे बच्चे बताएं मुझे, कितनी है नंबर ऑफ रोज इसकी? बोलें, बोलें। सर 3 है। हाँ, इसकी नंबर ऑफ रोज 3 है। हमने ये पढ़ी है कल बात कि अगर हमने नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कराना है ना, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो उसके लिए नंबर ऑफ रोज लेस होनी चाहिए नंबर ऑफ अननोन से। तो नंबर ऑफ रोज लेस तब होंगी जब ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, दिस टर्म। नंबर ऑफ रोज 0 तब होंगी, सो नंबर ऑफ रोज लेस तब होंगी जब ये वाली टर्म 0 होगी। क्लियर है बात आपको? नंबर ऑफ रोज लेस तब होंगी जब ये वाली टर्म 0 होगी। तो मैं इस टर्म को ना नेक्स्ट पेज पे मैं ऐसा कर देता हूँ कि यहाँ लिखूंगा, स्टेटमेंट दूंगा कि फॉर अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, सारे बच्चे इस बात को तवज्जो से सुनेंगे। फॉर अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, दिस रो शुड बी 0 ना। सो 27, अच्छा ये 1 मिनट, ये 27 है ना बच्चों? ये जो मैंने 2 λ गलती से लिखा हुआ है, दिस वाज यस सर। 27। सही। सो मेरे पास बनेगा ऑन द नेक्स्ट पेज, दैट विल बी 27 λ -27
divided by 24 is equal to 0. यानी for a non-trivial solution the value of lambda जो यहाँ से बच्चों निकलेगी ना, वो मेरे पास आ जाएगी, लेट मी ट्राई कि वो वैल्यू क्या आ रही है। तो वो वैल्यू आ रही है लैम्डा इज इक्वल टू 1। क्या वैल्यू आ रही है? लैम्डा इज इक्वल टू 1। वन। बच्चों ये बात क्लियर होगी? फॉर अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एक बात याद रखें कि फॉर अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आपकी जो नंबर ऑफ रोज है ना, वो लेस आनी चाहिए नंबर ऑफ अननोन से। और नंबर ऑफ रोज को लेस करने के लिए हमें आखिरी रो को ना जीरो पुट करना होगा। और अगर आखिरी रो जीरो हो जाएगी तो वहां से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू निकल आई है। अब इस लैम्डा की वैल्यू को ना वापस मैं क्वेश्चन में पुट कर रहा हूँ, तो जरा सारे बच्चे इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। मेरे पास ये बन जाएगा 153 तो अपनी जगह पे, वहां तो लैम्डा इन्वॉल्व नहीं हो रहा था। दूसरा मैं ना दूसरी रो में 101, देखिए बच्चे 01। अच्छा, जब यहाँ मैं लैम्डा पुट करूंगा तो 1 + 15 डिवाइडेड बाई 24। कोई स्टूडेंट बता सकता है 16/24 कितना होता है भला? 4 4 टाइम्स एंड 4 6 टाइम्स 2/3। ऐसा ही होगा ना बच्चों? और आखिरी वाले यस में जब मैं लैम्डा को पुट करूंगा ना, यहाँ लैम्डा को 1 पुट करूंगा तो ये तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। मुझे ये बताएं, क्या हमारी आखिरी पूरी रो जीरो आ रही है बच्चों? तो कल मैंने एक बात बताई थी कि आपकी आखिरी पूरी रो ना जीरो आनी चाहिए फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, और वो आ भी रही। ठीक है, अब मैं कल वाला वही काम करूंगा जो हमने किया है कि फ्रॉम R3 नो रिजल्ट, यहां से तो कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, बट मैं लिख दूंगा चलें फ्रॉम R2, क्योंकि पूरी रो जीरो है तो कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। फ्रॉम R2 मेरे पास बन जाएगा x2 + 2/3 x3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से x2 की क्या वैल्यू आ रही है, कोई स्टूडेंट बता सकते हैं? -2 -2/3। हाँ, मल्टीप्लाई एग्जैक्ट। करके। मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि अगर तो नॉन होमोजीनियस सॉरी होमोजीनियस का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया ना, तो वो इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा। तो वही तो बात एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ से पहले आ जाएगी x1 + 5x2 एंड +3x3 इज इक्वल टू 0 ना। बच्चों यहाँ जरा पुट कर दें, x1 में विदाउट एनी चेंजेस x2 की वैल्यू पुट हो जाएगी और x3 की, तो यहाँ से बहरहाल आंसर आ जाएगा, उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक होगी ना बात? यस सो सर। अगर तो नॉन होमोजीनियस का ट्रिवियल सॉल्यूशन सॉरी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया तो बच्चों वो होगा इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल, और वही हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल ही आ रहा है। क्लियर है बात? सब बच्चों यस को ये सर। बात क्लियर होगी है? यस सर। यस सर। सही। तो अभी हम ना दूसरे मेथड्स की तरफ जा रहे हैं, नॉन होमोजीनियस के ग्रामर रूल की तरफ भी जा रहे हैं और मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 3 को स्टूडेंट मुझे लिखवाएगा जब मैं वहां पहुंचूंगा व्हाइट बोर्ड पे। तो जी, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूँ। सो मुझे बच्चों बताएं, थर्ड का पार्ट 1 बताइए जी। x - 2y x - 2y ओके इक्वल टू -4। इज इक्वल टू -4। ठीक है, 3x + y 3x + y इज इक्वल टू -5। -5 ओके। 2x + z 2x + z इज इक्वल टू -1। इज इक्वल टू -5। बच्चों मैं आपको -1। अच्छा -1 मैं आपको कराने लगा हूँ ग्रामर रूल। मोइज आप क्लास में हैं या चले गए हैं? सर यही हूँ। हाँ यस, थोड़ी देर बाद कर दिया करें ताकि आपकी मौजूदगी का पता लग जाए। ठीक है, ओके सर।
रेस्पॉन्स किया करें, तमाम स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स किया करें। कुरतुलैन आप भी क्लास में हैं? यस सर। वाहिद लेट क्यों आए हैं आज? सर वो तबीयत ठीक नहीं थी थोड़ी। अच्छा बच्चे सुनेंगे, वही काम मैं करूंगा कि पहले मैट्रिक्स ए लिखूंगा, दैट इज 1 3 एंड 2। मैट्रिक्स बी लिखो, सॉरी -2, y की वैल्यू 1 की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू नहीं है तो 0, इन दोनों में ना z नहीं है, सो 0 0, यहाँ z 1 है तो 1 आ जाएगा। क्लियर है बात आपको ये? यस अच्छा, सर। यस सर। मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स लिख रहा हूँ बच्चों आपके सामने, -4 -5 एंड -1। मैट्रिक्स ऑफ ना कोएफिशिएंट्स लिख रहा हूँ, सॉरी मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स लिख रहा हूँ, तो जो वो मेरे पास आ जाएंगे x y एंड z। आपको मैं ये बता रहा हूँ ग्रामर रूल के बारे में कि ग्रामर रूल में ना आपका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आना चाहिए, तो मैं इसका ना डिटर्मिनेंट लेने लगा हूँ। तमाम स्टूडेंट सुनिएगा, इसका मैं डिटर्मिनेंट कैसे लूंगा। आपको पता है ना डिटर्मिनेंट में पहला जब एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं तो उसकी रो और कॉलम को छोड़ देते हैं, तो इसकी रो और कॉलम, इसकी रो और कॉलम को छोड़ दूंगा, 1 0 0 1, ये आ जाएगा यूं। अच्छा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। अब मैं ना इसकी रो और कॉलम को छोड़ दूंगा, 3 0 एंड 2 1। अच्छा, प्लस 0, इसकी रो और कॉलम को छोड़ दूंगा, दरम्यान वाले एलिमेंट के साथ माइनस आता है ना तो उसने इसको प्लस कर दिया, इसकी रो और कॉलम को छोड़ूंगा तो 3 1 3 1 2 2 एंड 0, कुछ ऐसी सिचुएशन मेरे सामने आ गई। देखिए इसको मैं चेक करता हूँ, तो अब ये 2 क्रॉस 2 का है, वी नो दैट कि इसको यहाँ और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 - 1 1 और 0 - 0 0। नेक्स्ट चला जाऊंगा 3 -0, 3 + 0 नेक्स्ट चला जाऊंगा 0, जस्ट 0 आ जाएगा। तो मेरे पास बच्चों जो डिटर्मिनेंट बन रहा है वो बन रहा है 1 + 6 एंड माई आंसर इज 7 एंड विच इज नॉन जीरो। व्हाट डज इट मीन्स कि वी कैन प्रोसीड फर्दर। अगर तो डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो आपका क्वेश्चन यहीं स्टॉप हो जाएगा और आप कहेंगे कि सॉल्यूशंस आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, यानी उसको ना उस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। अच्छा, अब मैं ग्रामर रूल आपको यूं समझा रहा हूँ कि मैंने वैल्यू फाइंड करनी होती है एक्स वाई जी की ना, सबसे पहले मैं लिखूंगा एक्स। एक्स की वैल्यू लिखते हुए सारे बच्चे सुनेंगे, आपने मैट्रिक्स ए में ना जो एक्स वाला कॉलम है, सारे बच्चे सुने, मैट्रिक्स ए में जो एक्स वाला कॉलम है ना, ये एक्स वाला कॉलम है, इसको बी वाली वैल्यू से रिप्लेस कर देना है। सो -4 -5 एंड -1, -4 -5 एंड -1। जब मैं x की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं तो x वाले कॉलम को b वाली वैल्यू से रिप्लेस कर दूंगा, बाकी रो 2 और रो 3 एज इट इज रहेंगे। सो -2 1 एंड 0 एंड 0 0 एंड 1। बच्चों ये बात सबको समझ आ गई? यस। ग्रामर रूल आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी जी है। सर। अब मैंने इसका 3 × 3 डायरेक्ट कर दूंगा, आप लोगों ने डायरेक्ट नहीं करना, मैं फिलहाल के लिए जस्ट टू सेव द टाइम इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि मैक्सिमम डिस्कशन हो सके चीजों की। डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया था, 7 ना, सो 7 -4 एंड यहां से क्या निकलेगा -8 डिवाइडेड बाय 7, सो सर ये -12। आपने कैसे किया? ये इसी तरह, ये इस तरह एक्सपेंड करेंगे इसको पूरा। ठीक है, मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट तो किया। मतलब आपने पहले 4 का किया है, पर 4 में हाँ, उसकी रो और कॉलम को छोड़ दिए, यहाँ 0 और आता था भाई, यहाँ मुझसे गलती हो गई है जी। बाद में। बाद में ये देखें 4 की रो कॉलम को छोड़ा तो ये 2 आ गए, ये जी 1 आ सर। गया,
इसकी रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो 5 इंटू, अच्छा भाई मैंने ठीक ही किया हुआ था, मैं फिर भी रेस, यहाँ -5 ही आता है, ठीक है, जी ये सर, देखें आप समझ। -5 सही है, बट +0 आता है, ये बात डन है, +0 आता है, सही होगी ये बात। जी तो सर। मैं अगर इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करूँ ना तो ये बन रहा है -4 -10 डिवाइडेड बाई 7, यानी कि -14 डिवाइडेड बाई 7 -2। अगर आप y की वैल्यू लिख रहे हैं ना तो उसमें ये वाला कॉलम चेंज हो जाएगा और z की वैल्यू लिखते हुए ये वाला कॉलम। बच्चों बात क्लियर होगी है ना? जी सर। जी सही है। सर। इसको मैं यहाँ नीचे डू योर सेल्फ लिख दूंगा। द रीजन इज दैट कि ग्रामर रूल इज वेरी इजी। लेकिन एक बात बताऊं कि जो पिछली दफा फर्स्ट ईयर का पेपर था ना उसमें उन्होंने अनएक्सपेक्टेडली ग्रामर रूल से इक्वेशंस को सॉल्व करने का कहा था, हालांकि ऐसा होता नहीं है। वो अमूमन एशलन या रिड्यूस से पूछ लेते हैं या होमोजीनियस पूछ लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इग्नोरेबल मेथड नहीं है। आप लाजमी एक दफा एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट इसका ट्राई करेंगे, ठीक है? इसका बेस्ट तरीका इस एक्सरसाइज को पता है करने का क्या है? मैं आपको बताता हूँ। बेस्ट तरीका ये है कि आप ये वाला क्वेश्चन उठा लें, ये वाला उठा लें, कोई एक उठा लें इन पहले 6 क्वेश्चंस में से। फर्ज करें मैंने ये ले ली, आप इसी को ना चारों मेथड से करें, इनवेरिएंस से करें, क्रॉमर से करें, गॉस एलिमिनेशन से करें, गॉस जॉर्डन से करें, चारों आंसर आपके सेम आने चाहिए। अगर तो आंसर सेम आ जाए तो आपको ये बाकी 5 करने की जरूरत भी नहीं। लेकिन अगर आप समझते हैं आपके आंसर सही नहीं आ रहे तो फिर आपको मजीद अभी प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है बच्चों? यस सर। इसी तरह ही इसको ट्राई कर। तो मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड का मुझे एक बच्चा क्वेश्चन लिखवाएगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 लिखवाइएगा। मैंने रीड द व्हाइट बोर्ड जी, लिखवाएं जी। 4x - 3y 4x - 3y, ओके, plus z is equal to 11. plus z is equal to 11. What is the next? 2x plus y 2x plus y minus 4z minus 4z is equal to -1 is equal to -1. What is the next? plus 2y Plus x plus 2y. 2y अच्छा, x plus 2y, ओके, आगे लिखवाएं। x plus 2y हम्म, आगे minus 2z 2y minus 2z minus minus 2z 2z is equal to is equal to 1. is equal to 1। Sir, 1. ठीक है। Yes. अच्छा बच्चों, मैं जो मेथड आपको लिखवाने लगा हूं दैट इज मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड। सारे बच्चे सुनेंगे, मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड। इग्नोरेबल नहीं है, यू नीड टू एटलीस्ट प्रैक्टिस वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो लाजमी प्रैक्टिस करेंगे। वही काम होगा जो हमने अभी किया है, ए बी एंड एक्स लिखना। तो उसके लिए मैं ए मैट्रिक्स चले यहाँ कार्नर पे लिख देता हूँ। द मैट्रिक्स विल बी 4 2 1 -3 1 and 2 1 4 and sorry -4 and -2। क्लियर है बच्चों बात? आपको मैट्रिक्स ए लिखना, then I am going to Yes, write sir. the matrix B, that is the matrix of constants 11 -1 and 1 लिखना, and then the matrix of variable, that is very simple, x y and z। I am going to explain what is the matrix invariant method। so उसके हवाले से मैं ये बता दूं कि हम ये जो इक्वेशंस लिख रहे होते हैं ना, इसके लिए एक बात ये है, सारे बच्चे बड़ी ही तवज्जो के साथ सुनिएगा, कि सिंस ax is equal to b, ये बात है। द रीजन इज दैट कि अगर आप a को x के साथ मल्टीप्लाई करें ना, इसके साथ, ये देखें 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा 4x आ जाएगा, -3y के साथ मल्टीप्लाई होगा -3y आ जाएगा, और 1 जो है वो z के साथ मल्टीप्लाई होगा तो z आ जाएगा। इसका मतलब है ये वाली इक्वेशन आती है इफ वी मल्टीप्लाई a मैट्रिक्स विद x, तो ये 3 इक्वेशंस आ जाती।
और इज इक्वल टू बी का मतलब ये है कि दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ बी। इसका मतलब ये है कि अगर ये वाली इक्वेशन एग्जिस्ट कर रही है तो इस ए को जब मैं उधर लेके जाऊंगा ना तो डिवाइड नहीं होगा, मैट्रिसेस इनवर्स बनते हैं, तो ये बन जाएगा ए इनवर्स बी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। बच्चों ये बात आपको क्लियर हुई? यस सर। सही जी है। सर। सारे बच्चे सुनेंगे कि जो इनवर्स होता है ना मैट्रिक्स का, उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए divided by its determinant. We know this formula. अच्छा, डिटर्मिनेंट लेना तो अभी हमने सीखा है पिछले पेज पे। एडजॉइंट 3x3 का कैसे लेते हैं मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। एडजॉइंट लेने के लिए ना, सुनेंगे बच्चे बड़ी ही तवज्जो के साथ, एडजॉइंट लेने के लिए ना आपको एक बड़ा सा मैट्रिक्स ड्रॉ करना होगा। असल में कोफैक्टर और माइनस का कॉन्सेप्ट है जो कि एक्सरसाइज 2.2 में है। एक बड़ा सा आप लोग मैट्रिक्स ड्रॉ कीजिएगा लाइक दिस। इसके अंदर ना 2x2 के 9 मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे आप। 9। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ टू सर टेक दैट पॉइंट ऑफ ऑर्डर 3x3। जी सर आप इन सारों का करेंगे तो बहुत देर लग जाएगी। आप एक से मेथड वो एक से मतलब एक्सप्लेन कर दें। इसका फॉर्मूला मेरे पास ये लिखे पड़े, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, नहीं एक मिनट में बस सारे तो नहीं बताऊंगा, मैं तो शॉर्ट से ही करूंगा, ठीक है? ओके सर। वो मैं ऑलरेडी पर शॉर्ट सर करूंगा। जी सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए तो मेरे पास इसके सारे कोफैक्टर इस क्वेश्चन के लिखे पड़े हैं, वो मैं आपको बता दूंगा एंड पे। सही है, मैं वो आपसे पूछूंगा। मैं जस्ट एक दो के जब एक्सप्लेन कर चुकूंगा तो फिर ठीक है। तो मैट्रिक्स ओके। हमारे पास 4 -3 1, क्योंकि ना एडजॉइंट हमने कभी भी 3x3 का नहीं पढ़ा होता ना, तो ये न्यू है बिल्कुल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है? कर लेंगे इसमें, अभी मैं आपसे पूछ लूंगा 1 2 -2। अच्छा बच्चों, ये मुझे ये बताएं, जब मैंने ऐसा कर दिया तो ना 9 मैट्रिक्स का आगाज यूं कीजिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस, क्योंकि जो को फैक्टर होता है ना ये, इसके बाहर ना आपने -1 रेज टू द पावर पोजीशन लिखनी होती है ना। तो क्योंकि ये पहली रो और पहला कॉलम है तो 1 + 1 हो जाएगा। मेरे पास आंसर -1 की पावर 2 आ जाएगा। आपको पता है नेगेटिव की पावर इवन नंबर पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन जब इसकी बात आएगी ना, तो -1 की पावर रो प्लस कॉलम करेंगे तो ये पहली रो और दूसरा कॉलम है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -1 की पावर 3। अच्छा, नेगेटिव की पावर ऑड नंबर तो नेगेटिव होता है ना, तो ये आंसर नेगेटिव। क्लियर है बच्चों ये बात? बोले। यस सर। जी सही। सर। अब जरा सारे बच्चे सुनेंगे। मैंने जब ये लिखना है तो ये 4 की पोजीशन है, ये -3 की, ये 1 की, तो 4 की ना रो और कॉलम को छोड़ दीजिएगा, तो बचेंगे 1 -4 2 -2। ये बचवा है। अच्छा, इधर ना -3 की रो और 2 कॉलम को छोड़ देंगे, 2 -4 1 -2। ये हो गया। इधर ना 1 की रो और कॉलम को छोड़ देंगे, 2 1 1 2। ये बच्चों बात क्लियर हुई? इधर ना यस इस सर। तरह से करते आएंगे, फिर ये 9 के 9 पूरे हो जाएंगे। अच्छा, इसके ऊपर ना आपने ट्रांसपोज भी लिखना है। द रीजन इज दैट कि एट द एंड आपने ना ट्रांसपोज लेना। अब मैंने ये 2x2 के कैलकुलेट करता जाऊंगा यूं। तो मुइज आप मुझे जरा बता दें फिर एडजॉइंट क्या आता है, बिफोर टेकिंग द ट्रांसपोज बताएंगे या आफ्टर टेकिंग द ट्रांसपोज? जी मुइज किधर चले गए हैं? आपने तो बताया, आपने तो आंसर्स बताने सर थे। सॉरी, माइक जी बंद जी था। जी मैं बोल जी। रहा हूँ ट्रांसपोज से पहले का भी है, ट्रांसपोज के बाद का भी है। नहीं, आपको बाद पहले वाला वाला बताएं, बताऊँ? ठीक बाद है। वाला बताएं। A116 है। नहीं, यूं बोलें 6, नेक्स्ट बोलें रो में -4 -4 11 11 सेकेंड रो 0 0 -9
-9, 18, 18, तीसरी रो 3, 3, -11, -11। 10। बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा आफ्टर टेकिंग ट्रांसपोज में। आपको पता है रोज को कॉलम में चेंज करते हैं। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है वो भी बता दें। सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 20, ये ए इनवर्स। नहीं, डिटर्मिनेंट ये सर यहाँ ट्रांसपोज लेने से पहले का आंसर है। ये वाला। यस सर। अच्छा चलें, फिर मैं ट्रांसपोज ले लेता हूँ। तो डिटर्मिनेंट कितना आया हुआ है आप में से कोई बच्चा बता दे। सर 27 है मेरा वाला। हाँ, सर 27। 27। सही। अच्छा बच्चों, सर इसका अगर मैं ट्रांसपोज ले लूँ ना जी। सर मैंने ट्रांसपोज वाला लिखवाया है, जो एडजॉइंट ए का जो ट्रांसपोज अच्छा जो लिया था ये चलें, वो मैट्रिक्स है। सही है। चलें एक काम करते हैं कि इस फैसला मैं आप पे छोड़ देता हूँ, मैं भी इसको वेरीफाई नहीं कर रहा। तो अगर इसके अंदर मिस्टेक हुई तो आप उसको रिमूव कर दी, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। 27 आ गया ना डिटर्मिनेंट। जी सर। नहीं है बच्चों, ए इनवर्स हमने लिखा हुआ था, ए इनवर्स इंटू बी लिखा हुआ था हमने एक्स। ठीक है, तो हमारे पास एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट तो आ गए। तो मैं ना एडजॉइंट की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, जरा सारे बच्चे सुन लें। एडजॉइंट की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, दैट इज 6 -4 11 0 -9 एंड 18। सारे बच्चे सुनिएगा बड़ी तवज्जो के साथ। 3 -11 एंड 10। इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है, सॉरी डिवाइड पहले करना है डिटर्मिनेंट के साथ, और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है बी के साथ। तो बी की जो वैल्यूज है ना, वो हैं, किधर लिखी हैं ये बोला, दे आर 11 -1 एंड 1। सो ये आ गया। अब देखें इसकी मल्टीप्लिकेशन, पहले आप मल्टीप्लाई कर दें फिर डिवाइड। पहली रो पहला कॉलम ना, तो वो जो मेरे पास बन जाएगा 6 + 11 66 +4 एंड +11। ये पहली वैल्यू बन गई। ठीक है, दूसरी वैल्यू बन जाएगी 0, 11 को 0 से मल्टीप्लाई, 9 को इधर करूंगा तो +9 +18। और ये जो लास्ट बन जाएगी ये बन जाएगी 33 +11 और +11, सॉरी +10। आप में से कोई स्टूडेंट जरा इनका सम मुझे बता सकते हैं, व्हाट इज द सम बेसिकली। 3। सर इस नहीं, इसका सम बताएं कैसे। सर पहले 81 है वाले का। फर्स्ट। 1 है सर। जी 81। हाँ, 81 डिवाइडेड बाई 27। सारे बच्चे सुने, सेपरेटली डिवाइड कर दूंगा। 27 डिवाइडेड बाई 27। इसका नेक्स्ट, इसका आंसर क्या है इसका। सर 54। 54। 54 डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों ये जो पहली वैल्यू आई है ना, वो x की आ जाएगी, दैट इज 3। दूसरी वैल्यू y की आ जाएगी, दैट इज 1। और तीसरी 1। वैल्यू 2 z की आ जाएगी। द रीजन इज दैट कि हमारी जो लेफ्ट साइड है ना, वो थी x, y और z। आपको पता है whenever two matrices are equal their values are comparable। तो पहली वैल्यू x की है, दैट इज 3। दूसरी वैल्यू y की है, दैट इज 1। और तीसरी वैल्यू z की है, दैट इज 2। बच्चों ये बात क्लियर होगी आपको। यस सर। जी सर। जी सर। तो ये एक्सरसाइज भी एंड होगी, इसके साथ ही चैप्टर भी एंड हो गया। तो आप लोगों का क्या वोट है, व्हाट इज द नेक्स्ट चैप्टर।